हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। आज हम लोग बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके नाम से ही लोगों का दिल धड़कने लगता है। जिंदगी भर इसी टॉपिक को हमने समझा है कि यही ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही समझा है, यही मानते हैं, और लगता है कि इसके बिना इंग्लिश ग्रामर कुछ हो ही नहीं सकता। और सच भी कुछ ऐसा ही है, सच भी कुछ ऐसा ही है। इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक चैप्टर के लिए या चैप्टर में से, या इंग्लिश को बिल्कुल ठीक ढंग से समझने के लिए, या इंग्लिश ही समझने के लिए ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर को आज मैं 3 क्वेश्चन से शुरू नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग इस चैप्टर पे आ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है, वैसे इसका नाम द्विअर्थी है। नाम में इसके 2 अर्थ है और काम भी इसका 2 अर्थी भी है। कैसे, जरा पहले मैं नाम लेता हूं आप लोग को इस चैप्टर का, तो समझ में आएगा। लेता हूं क्या, लिखता हूं, समझ में आ ही गया होगा। टेंस काफी खतरनाक, भयानक, डरावना चैप्टर है ये। काफी भयानक, खतरनाक, डरावना चैप्टर है, इसको मैं कह रहा हूं। क्यों? इसके नाम में ही ऐसा है। क्या लिखा हुआ है? टेंस। टेंस का मैंने क्या किया, द्विअर्थी होता है। टेंस का मतलब तनाव भी होता है। तो कभी कभी तो टेंस के नाम से ही हमें क्या होने लगता है, तनाव होने लगता है। टेंस, अरे बाबा क्या होगा। तो वास्तविकता में तो टेंस का मतलब तनाव होता है कि बहुत बहुत टेंस्ड है, मतलब क्या, बहुत तनाव में है। टेंस का मतलब तनाव होता ही तो है, लेकिन एक्चुअल चीज डिफरेंट है। टेंस ठीक तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। आपको इंग्लिश का टेंशन नहीं रहता है। इसलिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेंस को अगर आपने बहुत हल्के में पढ़ा है, बहुत आसानी से पढ़ा है, तो टेंस आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। इसलिए टेंस वो चैप्टर है इंग्लिश का जिसको खुल के, जम के, अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश के टेंस में इंग्लिश के बहुत सारे कंसेप्ट घुसे हुए हैं। इंग्लिश समझने के लिए टेंस का कंसेप्ट होना ही चाहिए। जरा इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि ये टेंस है क्या, या टेंस के कंसेप्ट इंग्लिश के लिए क्या, क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हम कहते हैं cows eat plastic. Cows eat grass. Cows are eating plastic. अब ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने है, और इस सेंटेंस पर आपको गौर फरमाना है। इस सेंटेंस पर आपको गौर फरमाना है। क्या गौर फरमाना है भाई, क्या गौर फरमाना है? तो समझना ये है, समझना ये है कि कि जब हम टेंस की बात करते हैं, जब हम टेंस की बात करते हैं, तो ये जो 3 सेंटेंसेस लिखा है, इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है? तो इसमें जब मैं पूछता हूं तो आप भी अपना अपना सोचिए, समय दे रहा हूं मैं सोचने का। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत आंसर आता है। जब ऑफलाइन में हम लोग रहते हैं तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत आंसर आता है। कोई पहला को सही कहता है, कोई दूसरा को सही कहता है, कोई तीसरा को सही कहता है, कोई तीसरा को गलत कहता है, कोई दूसरा को गलत कहता है, कोई पहला को गलत कहता है। मतलब सारे तरह के ऑप्शंस होते हैं एकदम। अगर मुझे पता ना हो, टीचर को पता ना हो, तो टीचर तो इतने सारे जवाब होते हैं, बच्चे क्लास पूरा भरा रहता है, सबके अपने अपने जवाब होते हैं। आपके भी इसमें अपने जवाब होंगे, और जो जवाब आपका होगा वो कितना सही होगा ये तो अभी पता चलेगा। ये बात अभी समझ में आने वाली है, हमें अभी पता चलेगा। खैर, जो भी हो कहानी,
बात तो हम लोग करेंगे, डिस्कशन तो होगा ही, आगे चलना है डिस्कशन। जो भी आपका आंसर है आप देख ही रहे होंगे। अब समझिए, ये सेंटेंस जिंदगी में कभी सही नहीं हो सकता है, कभी नहीं। और इसकी गलती की वजह टेंस है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हमेशा सही है, और ये सेंटेंस भी सही हो सकता है। अब इसमें भी प्लास्टिक लिखा है, इसमें भी प्लास्टिक लिखा है, इसमें कॉज लिखा है, इसमें कॉज लिखा है, तो मैक्सिमम चीज तो सेम है, मैक्सिमम पार्ट तो सेम है। तो मैक्सिमम पार्ट के सेम होने के बावजूद भी, मैक्सिमम पार्ट के सेम होने के बावजूद भी, मैक्सिमम पार्ट के सेम होने के बावजूद भी ये गलत क्यों हो रहा है? तो डिफरेंस किसका है? डिफरेंस इसका है, इसमें 8 लिखा है, इसमें R18 लिखा है, टेंस ही तो बदला है। तो टेंस के बदल जाने से एक सेंटेंस सही हो जा रहा है और एक सेंटेंस गलत हो जा रहा है, ऐसा क्या है? इसी बात को, टेंस के बदल जाने से एक सेंटेंस सही है और एक टेंस गलत है। अब समझो क्या टेंस का रोल है। काव इट प्लास्टिक, अगर कोई इसका टेंस पूछेगा इस सेंटेंस का, तो ये टेंस है प्रेजेंट। कोई ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस गलत नहीं है, ग्रामर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ये भी तो बिल्कुल वैसा ही है ना। ये सेंटेंस ग्रामर की वजह से गलत नहीं हुआ, ये प्लास्टिक की वजह से गलत हुआ है। कैसे? अब प्लास्टिक का टेंस के साथ क्या, प्लास्टिक ने टेंस को कैसे गलत कर दिया? प्लास्टिक का तो कोई टेंस ही नहीं होता, तो प्लास्टिक की वजह से टेंस कैसे गलत हो गया? भाई सोचने की बात है ना, कि प्लास्टिक का तो कोई टेंस नहीं होता ना, प्लास्टिक ने टेंस में क्या रोल प्ले कर दिया भाई कि टेंस प्लास्टिक की वजह से गलत हो गया? यही यही सोचने की बात है। अब देखो क्या हुआ, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इंग्लिश में एक टेंस, इसी पर हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंट इंग्लिश में एक टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये जो है अपने वर्ब की वजह से, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है। मतलब इस सेंटेंस का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बेसिक यूज है, यानी कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका मतलब ये है कि वो काम हमेशा होता है, अक्सर होता है, और वो एक सार्वभौमिक सत्य है, एक हैबिचुअल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। समझ में आई बात? क्या? कि अगर कोई बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है, कोई बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसका मतलब है कि वो बात हमेशा सच होती है, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, वो एक सार्वभौमिक सत्य है, उसके गलत होने की संभावना नहीं है। वो काम ऐसा होता है जो हमेशा, जनरल, अक्सर या नेचुरली वैसा ही होता है। तो गाय घास प्लास्टिक खाती है, क्या नेचुरली ऐसा ही होता है? क्या गाय का प्लास्टिक खाना नेचुरल है? क्या गाय का प्लास्टिक खाना यूनिवर्सल फैक्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। तो जब आप लिख रहे हैं कि गाय घास खाती या खा रही है, तो ये गाय का घास खाना एक नेचुरल फैक्ट नहीं है, एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि गाय अगर होगी तो प्लास्टिक खाएगी ही खाएगी, और कुछ खाए ना खाए प्लास्टिक तो जरूर खाएगी। ये सत्य नहीं है। तो गाय का अगर प्लास्टिक खाने से हम संबंध जोड़ेंगे, तो वो कम से कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कतई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा यूनिवर्सल फैक्ट के लिए करते हैं। ये सिर्फ मैं बता ये कि टेंस का क्या रोल है। अभी टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहते हैं, टेंस की तो सब में आऊंगा मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में देखिए कैसे गलती हो जाती है और क्यों हम समझ नहीं पाते। हमें तो ये सेंटेंस लिखा रहता तो हम कहीं सही से निकल जाते, हमें कुछ गलती इसमें नजर ही नहीं आती, और गलती नजर भी आती तो प्लास्टिक की वजह से नजर नहीं आती। अब इसी रूल से ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? कि काउज ईट ग्रास, कि गाय का घास खाना एक नेचुरल प्रक्रिया है,
एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई गाय हो तो और कुछ खाए ना खाए, घास तो खा ही लेगी, और घास तो खाती ही है। तो गाय का घास का जो संबंध है वो नेचुरल है, यूनिवर्सल है। इसलिए अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया तो बात सही है। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें ये पहचानना चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि जब सेंटेंस लिखा होगा तो हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है, किस आधार पे पहचानेंगे, हमने किस आधार पे डिसाइड किया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पहले तो टेंस पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज करने का कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस कंडीशन में यूज करते हैं, क्या उस सेंटेंस में उस कंडीशन का यूज हुआ है, क्या उस सेंटेंस में उसी कंडीशन के हिसाब से बात बनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जो प्रेजेंट कंडीशन का इंडेफिनिट का कंडीशन है वो इस सेंटेंस में फुलफिल नहीं हुआ। अब देखो, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ब के फॉर्म से ही टेंस डिसाइड होता है। अगर आपको कहीं टेंस पहचानना होगा तो आप नाउन से टेंस नहीं पहचान सकते हैं। आपको अगर टेंस पहचानना होगा तो आपको सेंटेंस के वर्ब की तरफ जाना पड़ेगा। ये था मेन मुद्दा समझाना। तो इसमें वर्ब का फॉर्म बदल गया है, ईट ही वर्ब है, लेकिन देखिए इसके पहले आर आ गया, आईएनजी आ गया। तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये दूसरा टेंस है। तो ये अगर दूसरा टेंस है तो दूसरी बात होगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, ये कोई ऐसी बात करता है जो थोड़े समय के लिए हो रहा है, हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। तो जो बात यूनिवर्सल नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, नेचुरल नहीं है, टेम्पररी है, अस्थाई है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं। तो काउज आर ईटिंग प्लास्टिक, ये हो सकता है कि आप दो गाय है उसको समझ में नहीं आया, चार गाय है उसको समझ में नहीं आ रहा, सामने रखा तो प्लास्टिक खाने लगी। अब जब वो चबाएगी मुंह के अंदर जाएगा तो हो सकता है निगल दे या क्या करे, जो भी करना वो अपना कर लेगी। लेकिन थोड़े समय के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए तो चबा ही सकती है। गाय है, जानवर, इतना बुद्धि नहीं है, तो सामने आया तो जो भी चीज आया वो मुंह में ले लेगी, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए काउज आर ईटिंग ग्रास जो है, चूंकि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, तो इसका मतलब एक्शन थोड़े समय के लिए हो रहा है, कम समय के लिए हो रहा है, तो सही हो सकता है। लेकिन गाय घास प्लास्टिक खाती है, हमेशा खाती है, ये बात कहीं नहीं सभी से हो सकता है, ये बात नहीं हो सकती। इसलिए पहला सेंटेंस किसी कंडीशन में सही नहीं हो सकता है, और दूसरा सेंटेंस सही कैसे हो गया, टेंस की वजह से सही हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है कि ये चेक करना है या ये समझना है, ये चेक करना है या ये समझना है कि टेंस आखिर होता क्या है, टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, और फिर टेंस से एरर कैसे आएगा। ये तीन बातें आपकी, टेंस कहते किसको है, हम कैसे पहचाने कि टेंस क्या है, किस टेंस का यूज किस लिए होता है, किस टेंस का इस्तेमाल क्या कहने के लिए, किस किस तरह की बातों के लिए टेंस का इस्तेमाल होता है, और एरर कैसे आएगा, टेंस का यूज हम एरर में कैसे करेंगे, या टेंस से संबंधित कॉमन एरर कैसे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी पता, टेंस टेंस बहुत चिल्लाते रहते हैं, लेकिन टेंस का क्या एरर होता है ये नहीं पता रहता, टेंस एरर कैसे आता है ये नहीं पता होता है। तो ये चार बारीक बातों पर जानते हैं। तो सबसे पहले इससे क्या सामने निकल कर आया, इससे टेंस का डिफिनेशन समझ निकल कर सामने आया, जो आप गौर नहीं किए। अब मैं बताता हूं कि इस तीनों एग्जाम्पल से टेंस का डिफिनेशन कैसे आया सामने। तो टेंस का डिफिनेशन क्या है, टेंस इज द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ verbs। क्या कि टेंस क्या है कि जो वर्ब के जो वेरियस, डिफरेंट, वेरियस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट, अलग अलग
तो वर्ब के जो अलग अलग वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वर्ब के जो अलग अलग वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसके स्टडी को, उसके अध्ययन को हम टेंस कहते हैं। समझ में आ गई बात? कि अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि वेरियस वर्ब के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं, और वर्ब के वेरियस फॉर्म के स्टडी का क्या मतलब हुआ। कि वर्ब के वेरियस फॉर्म का स्टडी समझे ही नहीं बात, ये तो बात समझ में नहीं आई कि टेंस इज द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, स्टडी ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कि वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। भैया हमें समझ में नहीं आया कि वर्ब के फॉर्म के वेरियस फॉर्म का स्टडी क्या होता था। अब पहले इसको समझते हैं, एक एक बात को समझ। लिख लिया इसका मीनिंग कि टेंस इज द स्टडी ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। हिंदी में भी लिख लीजिए कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस। हिंदी में भी लिख लीजिए, वर्ब के अलग अलग रूप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं टेंस। वर्ब के अलग अलग रूप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं टेंस, या टेंस कहा जाता है। अब अगली पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट बात पर आते हैं। We use different forms of verbs to convey different meanings। क्या लिखिए, we use different forms of verbs to convey different meanings। इसका मतलब हुआ कि हम वर्ब के डिफरेंट, अलग अलग, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वे। कन्वे का मतलब होता है देना, पहुंचाना। क्या पहुंचाना, क्या देना। टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स, कि अलग अलग मीनिंग्स को, अलग अलग अर्थ को बताने के लिए, अलग अलग अर्थ को व्यक्त करने के लिए। कन्वे का मतलब बताना, व्यक्त करना, देना। तो अलग अलग अर्थ को बताना है, अलग अलग अर्थ को व्यक्त करना है, अलग अलग अर्थ देना है, तो इसके लिए हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो कॉज ईट प्लास्टिक गलत हो गया था, उसमें वर्ब का फॉर्म अलग था तो हम अलग बात कह रहे थे। आर ईटिंग कह रहे तो वर्ब का अलग फॉर्म हो गया तो अलग बात हो गई। तो वर्ब का अगर हम अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल करें, इसका मतलब अलग अलग बात कह रहे हैं। या इसको ऐसे समझे कि हमें अलग अलग बात कहने के लिए वर्ब के अलग अलग रूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही है टेंस, यही हो गया टेंस, कि अलग अलग बात को कहने के लिए अलग अलग फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसी अलग अलग बात को कहने के लिए जो अलग अलग फॉर्म का यूज कैसे करें, यही बताता है टेंस। मतलब क्या हो गया, कंक्लूजन क्या निकला कि टेंस हमें ये बताता है कि अपनी अलग अलग तरह की बातों को कहने के लिए वर्ब के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, क्या बताता है कि अपनी अलग अलग बातों को कहने के लिए हम अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, अलग अलग बातों को कहने के लिए वर्ब के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे करें, यही बताता है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई 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 वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो भैया ये तो इतने दिन से ग्रामर पढ़ रहे हो, मैंने कई बार बता दिया है कि वर्ब के 3 नहीं कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कितने फॉर्म्स हैं, 1 2 नहीं बल्कि 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के।
कितने फॉर्म्स होते हैं? 5, कहीं छोटा ना पड़ जाए। 4, 5। ओके, एक को कहते हैं V1, दूसरे को कहते हैं V2, तीसरे को कहते हैं V3, चौथे को कहते हैं V4 और पांचवे को कहते हैं V5। यानी जितने भी इंग्लिश में वर्ब है उसके 5 ही फॉर्म हो सकते हैं, कोई छठा फॉर्म नहीं है, सिक्स्थ फॉर्म नहीं है। इंसान के पास है सिक्स्थ सेंस, लेकिन ग्रामर के पास सिक्स्थ वर्ब नहीं है। ठीक है, बस 5 ही फॉर्म है, सिर्फ 5। इसका नाम भी है, नाम भी लिख लो, पहले फॉर्म देख लो फिर नाम भी लिख लेना। जैसे हम कहते हैं गो, तो ये हो गया V1। हम कहते हैं वेंट, तो ये हो गया V2। हम कहते हैं गोने, क्या है ये? गोने, गॉन। ठीक है, तो गॉन पता लग गोने पड़ रहे हैं। तो गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है। जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है गोइंग, इसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म। और वर्ब में ही एस और यस अगर लग जाता है, गोज अगर है, तो इसको कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब इसका नाम भी लिख लो। ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसी को टेक्निकली हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी V1 जो है इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिख रहा है भाई, वो छोटा छोटा लग रहा है, बहुत छोटा छोटा हो गया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ ही गए, इसलिए यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ। V2 का नाम पास्ट इंडेफिनिट। आप अपने नीचे लिखना, नीचे आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास तो नोटबुक है ना, आपके नोटबुक में तो जगह है ना, तो आप यहाँ गो के नीचे में नाम लिखिएगा एरो डाल के। ये नहीं कि मेरी तरह यहाँ ठूस रहे, जहां मैं लिख रहा हूँ हमारे सर जहां लिखते हैं हम भी वही लिखते हैं, क्योंकि हम सर को बहुत मानते हैं, इतना मानने की जरूरत नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट, V2 को क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इसके नीचे हम लिखेंगे V3 को कहते हैं पास्ट परफेक्ट। V4 को कहते हैं प्रेजेंट, नीचे लिखना है आपको यहाँ एरो डाल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 जो है फिर, ये फिर घूम कर क्या होता है? पुनः मुझको भव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहलाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये हो गए वर्ब के 5 फॉर्म। ठीक है, V1, V2, V3, V4, V5। आईएनजी वाले फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जिसमें एस और ईएस नहीं लिखा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, और जिसमें ईएस लगा है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन जिसमें एस और ईएस नहीं लगा है वो V1 है, और जिसमें ईएस लगा है वो V5 है। इसमें और चीज समझना है, जो V1 है वो जनरली प्लूरल ही होता है, और जो V5 है उसको सिंगुलर कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना। और V2 या V3 या V4 जो होता है ये ना तो सिंगुलर होता है, ना इधर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ठीक है, इन सब के साथ अगर हेल्पिंग वेल्पिंग वर्ब, जैसे कि V3 के साथ, V2 के साथ तो हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, लेकिन V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, V4 के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज गोइंग टू सिंगुलर हो गया, इज सिंगुलर हुआ। आर गोइंग तो आर प्लूरल, गोइंग को कोई मतलब नहीं, गोइंग अपना इज के साथ भी आ रहा है, आर के साथ भी आ रहा है। हैज गॉन, जैसे हम कह रहे हैं ही वेंट, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं। ठीक है, तो ही के साथ भी आपने वेंट ही लिखा,
और फिर लिखा दे के साथ आपने क्या लिखा, वेंट। तो V2 को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, V2 में कोई सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या हम लिख रहे हैं, इज, आर, वाज, वर, इसके साथ हमने गोइंग लगाया। तो इसको क्या मतलब है, इज के साथ भी गोइंग आ रहा, आर के साथ भी गोइंग आ रहा, वाज के साथ भी और वर के साथ भी, यानी गोइंग को किसी से कोई लेना नहीं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। या हम कह रहे हैं हैव, हैज, हैड, और इसके साथ हमने लिख दिया गॉन। तो गॉन को क्या मतलब है, बेचारा हैव के साथ भी इंजॉय कर रहा है, हैज के साथ भी इंजॉय कर रहा है, हैड के साथ भी इंजॉय कर रहा है, ठीक है। यानी सिंगुलर और प्लूरल का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म से, मतलब एस और ईएस और बिना एस और ईएस, ठीक है। जैसे हमने कहा गो, तो ये प्लूरल हो गया, ईएस लगा दिया तो सिंगुलर हो गया। हम कह रहे हैं राइट, तो राइट ये प्लूरल हो गया, एस और ईएस नहीं लगा है तो प्लूरल है। और यही सब टेंस में समझना पड़ेगा, नहीं तो टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। वर्ब का यूज ही टेंस है, कि वर्ब को कैसे यूज करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, यही तो टेंस है, और क्या है। यही सर, यानी अलग अलग तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आ रहे हैं और उससे व्यक्त करने के लिए हमें वर्ब के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करना है। दैट सिंपल, इतनी ही बात है कि अलग अलग तरह के बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं, अलग अलग तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो अलग अलग तरह की बातें अगर हमारे दिमाग में आ रही है, अलग अलग तरह के ख्याल अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो उन्हें बताने के लिए हमें वर्ब के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बस ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि आगे चलकर यही सब बातें होंगी, सिंगुलर प्लूरल, तो बस तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सिंगुलर क्या है, तो उसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और उसमें एस और ईएस नहीं लगे, एस और ईएस लगेगा। अगर हम प्लूरल कह रहे हैं तो इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ईएस नहीं लगेगा। तुरंत ये क्लिक करना चाहिए। कभी कोई बोल देगा V1, कोई बोल देगा V5, तो तुम जैसे किसी ने V1 कहा तो समझ में आना चाहिए, अच्छा वर्ब जिसमें एस और ईएस नहीं लगा है। कोई कह रहा है V5, तो तुरंत समझ, अच्छा ऐसी बात कर रहा है जो इसमें एस और ईएस, या V1 का तो तुरंत क्लिक, अच्छा V1 कह रहा है इसका मतलब प्लूरल वर्ब लगाने के लिए कह रहा है, या V5 कह रहा है, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए वो सिंगुलर कह रहा है। मतलब सिंगुलर कह रहा था, आप समझ जाइए V5 कह रहा है, एस और ईएस कह रहा है। प्लूरल कह रहा था, आप तुरंत दिमाग, अच्छा V1 कह रहा है बिना एस और ईएस के कह रहा है। ये सब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये कहानी थी टेंस के, क्योंकि टेंस है क्या। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके दिमाग के किसी कोने में अगर ऐसा कुछ है कि हिंदी में जो बातें प्रेजेंट में कही गई है वो बात इंग्लिश में भी प्रेजेंट में कही जाएगी, या हिंदी में जो बातें फ्यूचर में कही गई है वो इंग्लिश में भी फ्यूचर में होगी। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर हिंदी में जो टेंस है इंग्लिश में भी वही टेंस होगा, हिंदी में जो टेंस है वही इंग्लिश में भी होगा। अगर इस तरह की बात आपके दिमाग के किसी कोने में है तो ये गलत नहीं है, ये सरासर गलत है, सरासर। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो बात हिंदी में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं वो इंग्लिश में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। या हिंदी में जिस बात को आप फ्यूचर में कह रहे हैं तो इंग्लिश में वो फ्यूचर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हिंदी में भी नहीं होता है। किसी से आप अगर हिंदी में पूछिएगा, किसी से भी, यानी आप ही से मैं पूछूं कि गा गे गी, गा गे और गी ये प्रेजेंट में होता है कि पास्ट में होता है कि फ्यूचर में होता है, हिंदी में अगर मैं पूछूंगा तो तुरंत लोग चुटकियों में जवाब देते हैं, सर गा गे गी का इस्तेमाल तो फ्यूचर में होता है। अब मैं पूछ रहा प्रेजेंट में होता है क्या, क्या बात करते हैं ना, हो ही नहीं सकता। इतने दिनों से इंग्लिश पढ़े, हो ही नहीं सकता। पास्ट के लिए होता है क्या, क्या बात कर रहे हैं आप, भी मजाक कर रहे हैं सर। गागे का इस्तेमाल कहीं पास्ट के लिए होता है, जबकि बचपन से आप गा गे और गी का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं। फिर भी चूंकि दिमाग में किसी ग्रामर के बुक में, किसी ट्रांसलेशन के बुक में आपने ये पढ़ लिया कि गागेगी है तो फ्यूचर जाना, तो बस उतनी छोटी सी बात दिमाग में क्लिक कर गई, दिमाग में अट गया, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। और जो अपना निजी एक्सपीरियंस है, अब इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जिस लापरवाही से किसी ग्रामर के बुक ने ये लिखा कि गागेगी है तो फ्यूचर जाना, वो उस बुक की लापरवाही थी। कम से कम आप तो समझदार थे,
क्योंकि किसी समझदार बुक वालों ने ऐसा नहीं लिखा है कि गागेगी है तो फ्यूचर ही होगा, कोई ऐसा नहीं लिखता है। लेकिन कुछ बुक तो लिख देता है, बच्चों वाली बुक। तो बच्चे मतलब टॉफी भी खाते थे, अब क्यों नहीं खाते? बचपन की टॉफी वहीं छोड़ दिया, अब कोई टॉफी खा रहा है क्या? तो जब टॉफी छोड़ दिया तो बचपन की और सारी बातें छोड़िए। बचपन की बुरी आदतें छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अब जवान हो गए, बड़े हो गए, तो जवानी वाली आदत रखिए, बड़ों वाली आदत रखिए, बच्चों वाली आदत क्यों रख रहे हैं? अब मैं अपने जुल्फ सवार लूं। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत दिनों के बाद मैंने अपना जुल्फ बढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। कई लोगों को इससे दिक्कत भी है, कई लोग चिढ़ भी रहे हैं कि एक तो जुल्फ है नहीं और ऊपर से बढ़ा रहे, तो मेरे से देखो कि आगे से तो है नहीं ज़्यादा, तो इसलिए पीछे से बढ़ने दो, कहीं तो रहे। एक तरफ कम है तो एक तरफ ज़्यादा तो होना चाहिए। तो पिछले 15 साल में, 15 साल लग रहा है मुझे, हाँ 15 से 20 साल, इतने लंबे बाल मैंने, इतने लंबे, यही जो फैन देख लो, इतने लंबे बाल 20 साल तक मुझे याद है कि कभी नहीं रखा था, एकदम छोटे 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 छोटे। 20 साल पहले थे जब मैं कॉलेज में था, तो इससे भी बड़े बड़े होते थे। फिर सोचा कि कॉलेज वाले दिन ले आया जाए, कम से कम वैसे तो नहीं आएगा, तो बालों में तो ले ही आए। और बालों को यूं यूं करने का जो आनंद होता है ना, वो जिसके पास बाल है उसी को पता चलता है। आह, बहुत मजा सा आता है। खैर, तो तो गागे के इस्तेमाल पास्ट के लिए भी होते हैं। जैसे आपने किसी को कहा कि यह फिल्म तो तुमने देखी होगी, खाना तो तुमने खा ही लिया होगा, अरे वो तो बाजार गया होगा। तो ये भाई पास्ट है कि फ्यूचर है? या अगर हम ये कहते हैं कि अभी तो वो पढ़ रहा होगा, अभी तो वो सो रहा होगा, अभी तो वो खेल रहा होगा, तो वो पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह खेल रहा होगा, ये क्या है? क्या है ये? समझ में आ गई बात? क्या है ये? तो ये है प्रेजेंट। इसका मतलब गागे का इस्तेमाल, अब मैं कल चला जाऊंगा, तुम परसों चले जाओगे, मैं कल तुमसे मिलूंगा, ये भी है फ्यूचर। तो हिंदी का जो गागे की है, ये तो कभी पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, कभी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, कभी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। और आपने सोच रखा है कि नहीं, गागे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए होगा। आपने सोच रखा था, सच ये नहीं था। ये आपके दिमाग में अटक गया था कि ये सिर्फ इस्तेमाल फ्यूचर के लिए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए धोखा हो जाता कि हिंदी में भी कई बातें ऐसी है जो है नहीं, और फिर भी हमारे दिमाग में अटकी हुई है। ये भी प्रॉब्लम करता है। कई जगह तो इंग्लिश में दिक्कत सिर्फ इसलिए हो जाती है कि हमारी हिंदी कमजोर है। मेरी बात को ध्यान से रखना, कई बार इंग्लिश में गलती इसलिए आ जाती है कि हमारी हिंदी ही गलत है, हमारी हिंदी की जो सोच है वही गलत है। अब मान लो हिंदी की सोच ही अगर गलत है, या हिंदी में ही प्रॉब्लम है, और उस हिंदी के आधार पे हम इंग्लिश बना रहे, तो जब हिंदी ही गलत होगा तो इंग्लिश तो अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी ही गलत थी और उस गलत सोच के आधार पे आपने इंग्लिश बनाया। तो जब आधार ही गलत है तो इंग्लिश तो अपने आप गलत हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है। खैर, जाने दीजिए। तो ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि अगली बात में यही कहने जा रहा था, इसलिए ये जरूरी था कि द कंसेप्ट ऑफ द टेंस, कि टेंस का जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ द टेंस वेरीज। वेरीज का मतलब क्या होता है? बदलना। फ्रॉम लैंग्वेज, फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। कि मतलब इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस का जो कंसेप्ट है, वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाते ही बदल जाता है। ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाते ही बदल जाता है। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जैसे गए, जैसे गए बदल जाएगा। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाते ही बदल जाएगा। जाते ही बदल जाएगा। एक लैंग्वेज से दूसरे में गए, कहानी खत्म, एकदम कहानी खत्म हो जाएगी। तो एक लैंग्वेज में जो टेंस का कंसेप्ट है, वो दूसरे लैंग्वेज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में 4 टेंस होते हैं। हालांकि आपने 3 ही सुना होगा, लेकिन अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो हिंदी में 4 टेंस होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और हेतु, हेतु, मद, भूत।
ये तो संस्कृत की, हिंदी की बात हुई। संस्कृत में आएंगे तो लकार होते हैं, और लकार 5 होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, 5 लकार होते हैं। और इंग्लिश में जब हम टेंस की बात करते हैं तो इंग्लिश में जनरली आपने 3 टेंस सुना होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हिंदी इंग्लिश में 3 टेंस हो गए, हिंदी में कुल 4 टेंस हो गए, संस्कृत में कुछ 5 टेंस हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो हिंदी से कभी ट्रांसलेशन इंग्लिश संस्कृत में हो नहीं सकता है, या संस्कृत में जो बातें लिखी गई वो इंग्लिश में कभी ट्रांसलेशन गीता का ट्रांसलेशन नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन गीता का ट्रांसलेशन तो सब जगह इंग्लिश में अवेलेबल है। या जो कोई अगर संस्कृत में कोई अगर इंग्लिश में कोई वो बात बोलता है तो उसको कोई संस्कृत में अपने आप से ट्रांसलेट कर लेता है। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई अंग्रेज बोल रहा है तो इंग्लिश में जो बातें लिखी है उसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बाइबल को हम संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, किया हुआ है। तो बात ये हुई, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अलग अलग लैंग्वेज में टेंस के अलग अलग, और आप ये सोच रहे थे कि नहीं सब जगह टेंस का एक ही कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। अलग अलग लैंग्वेज में टेंस का अलग अलग कंसेप्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि आपके दिमाग में ये सेट है, वेरीज का मतलब होता है बदलना, क्या लिखा था, कंसेप्ट ऑफ द टेंस वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। कंसेप्ट टेंस का जो कंसेप्ट है वो लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाने पे बदल जाता है। ये समझना बेसिक जरूरी था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दूसरी बात ये समझनी है कि ये भी जरूरी नहीं होता है कि 3 टेंस क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारे दिमाग में ये लगता है कि नहीं 3 टेंस क्यों ही होना चाहिए, उसका क्या है कि हम टाइम और टेंस को जोड़ देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि टाइम अगर 3 है तो टेंस भी 3 होना चाहिए। तो टाइम बीता हुआ टाइम है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट बीता हुआ टाइम, 3 टाइम हुआ, बीता हुआ टाइम, अभी का टाइम और आने वाला टाइम। तो हमें लगता है कि टाइम 3 है इसलिए टेंस भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऐसा हमें लगता है कि टाइम भी 3 है इसलिए टेंस भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं, ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है, ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो ये हमारे दिमाग में चलना नहीं चाहिए, ये हमारे दिमाग में चलना नहीं चाहिए। अगर ये चल रहा है तो ये गलत बात चल रहा है, ये बात ही गलत चल रही है। इस बात को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, इस बात को सुधारना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही टेंस से अलग अलग टाइम बता सकते हैं। हिंदी में भी ऐसा होता है, जैसे हिंदी में देखो कि अगर हम कहते हैं, देखो एक ही, मैं क्या कह रहा हूं कि एक ही टेंस से अलग अलग टाइम दिखा सकते हैं। इंग्लिश में पहले देख लो, हिंदी अपने आप में समझ में आ जाएगी। क्या लिख रहे हैं कि द सेम टेंस कैन रेफर टू different parts of time. The same tense can refer to different parts of time. इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि एक ही टेंस जो है अलग अलग समय के अलग अलग हिस्से को दिखा सकता है। The same tense can refer to different parts of time. कैसे? The same tense can refer to different parts of time. कैसे? यानी क्या इसका मतलब हुआ कि एक ही टेंस से हम समय के अलग अलग, ये जरूरी नहीं कि पास्ट टाइम को दिखाने के लिए पास्ट टेंस ही होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए प्रेजेंट टेंस ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है प्रेजेंट टेंस हो, वो प्रेजेंट को भी दिखा सकता है और फ्यूचर को भी दिखा, प्रेजेंट टेंस से ही हम प्रेजेंट टाइम को भी दिखा सकते हैं और फ्यूचर टाइम को भी दिखा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रेजेंट टेंस से हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम को दिखा सकते हैं और पास्ट टाइम से सिर्फ हम पास्ट टेंस को दिखा सकते हैं, और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हमें फ्यूचर टेंस ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एग्जाम्पल से ऑल क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस कहता है कि आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। अब किसी ने पूछा कि चलो इसका टाइम और टेंस बताओ, इसका टाइम और टेंस बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, तो इसका टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट। टाइम क्या हो गया इसका, प्रेजेंट, ठीक है। आप अपना भी दिमाग लगाओ। और आपको पता है कि एमिजार के साथ वर्ब में अगर आईएनजी लगा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बचपन में सुना ही होगा, एमिजार प्लस आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस हो गया भाई, टेंस हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
न्यूज। टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब चलो अगला सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ। आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ। अब अगर इस सेंटेंस का कोई आपसे टेंस पूछे और टाइम पूछे कि भाई इस सेंटेंस का टाइम क्या है, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो क्या बताएंगे आप? क्या कहेंगे? तो अगर इसका पूछा गया कि भाई इसका टाइम बताओ और इसका टेंस बताओ, तो जब अगर इसका टाइम बताएंगे तो आप इसका टाइम क्या बताएंगे? फ्यूचर। फ्यूचर है क्योंकि क्या लिख रखा है? नेक्स्ट मंथ। सिंपल सी बात है, टाइम कोई बता देगा फ्यूचर। और इसका टेंस पूछा जाएगा तो टेंस में तो फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर इधर है वही स्ट्रक्चर इधर भी है ना? इसमें भी क्या लिखा आपने? एम के साथ आईएनजी लगाया। इसमें भी सेम आई है और वर्ब में आईएनजी लगा, तो वर्ब का तो सेम फॉर्म है, तो जब फॉर्म है तो सेम है तो इसका तो टेंस सेम होगा। इसका मतलब ये भी क्या है? टेंस के हिसाब से ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो समझ में आ गई बात कि एक ही टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, एक ही टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से दो अलग अलग टाइम को हमने दिखाया, प्रेजेंट और फ्यूचर की। टेंस एक ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस एक ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं इसमें? अलग अलग टाइम को दिखा रहे हैं, है ना? अलग अलग टाइम को। तो ये पॉसिबल है, ये होता है, ये प्रैक्टिकली संभव है। ये प्रैक्टिकली संभव है कि एक ही टेंस से हम बिल्कुल अलग अलग टाइम को दिखा सकते हैं, दिखाते हैं। सामने एग्जाम्पल है। इसलिए इंग्लिश में ये भी कहा जाता है, इंग्लिश में ये भी कहा जाता है कि एट द एडवांस लेवल वी हैव टू टेंसेस इन इंग्लिश। कि एडवांस लेवल में इंग्लिश में सिर्फ दो ही टेंस होता है। वो क्या होता है? प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है, बस यही दो है, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। यही दो है, दो ही टेंस, प्रेजेंट टेंस और दो ही टेंस। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं तीनों को, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, जब हम बहुत हाई लेवल में इंग्लिश में जाते हैं तब बात करते हैं कि सिर्फ दो ही टेंस है। लेकिन इसका मतलब ये बता इसलिए दिया कि कल को कोई ग्रामर की बुक पढ़े और किसी ग्रामर ने लिख दिया कि इंग्लिश में दो ही टेंस होते हैं, तो आप सदमे में आगे करिए, पूरी दुनिया कह रही है तीन टेंस, ये कह रहा है, ये बुक कह रहा है दो ही टेंस, बुक ही गलत है। तो ऐसा कहीं लिखा हो तो मान लीजिएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें तो तीन ही टेंस पढ़ना है, तो हम तो तीन टेंस पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि आपको वही आदत है तीन टेंस पढ़ने की, तो आपको तीन टेंस ही पढ़ाया जाएगा। कौन कौन सा? लेकिन समझना दोनों है, जो सच है उसे भी समझना चाहिए और जो नॉर्मल है उसे भी समझना चाहिए। तो टेंस आपका क्या हो जाता है? तीन हो जाता है। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। अब जो है एक एक टेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। और जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम दो चीज पर ध्यान रखेंगे। क्या क्या? कि किस टेंस का इस्तेमाल कब होता है, किस टेंस का इस्तेमाल, यानी कंडीशन की, किस किस टेंस का इस्तेमाल किसकी, यानी हमारे दिमाग में कौन सा ख्याल आ रहा है, कौन सा विचार आ रहा है, और उस ख्याल और विचार के लिए कौन सा टेंस, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। या कहीं कोई टेंस लिखा है तो आप समझ जाए कि अगर ये टेंस है तो ये बात कहना चाह रहा है। टेंस देखकर ही हम मीनिंग डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो किस तरह का मीनिंग है, फ्यूचर टेंस है तो किस तरह का मीनिंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस तरह का मीनिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस तरह का मीनिंग है। पहली बात ये होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर, कि क्या लिखा हो, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो कि हम देखते सेंटेंस देखते समझ जाए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तभी आप वॉइस बना सकते हैं, तभी आप नरेशन बना सकते हैं। अगर टेंस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो वॉइस नरेशन नहीं बना सकते। साथ साथ अगर टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता तो रिटर्न इंग्लिश कभी नहीं हो सकती है। टेंस का अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। तो जिसको इंग्लिश लिखना है, जिसको इंग्लिश बोलना होता है, जिसको कॉमन एरर बनाना होता है, उसको टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कि कम से कम बनावट से पता चल जाना चाहिए कि भाई ये कौन सा टेंस है। ठीक है?
तो आपको मीनिंग भी देखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर भी देखना, तभी जाके आप कॉमन एरर बना पाएंगे। ये दो चीज़ें, पहले तो हम यूज देखेंगे और यूज के साथ साथ स्ट्रक्चर देखेंगे, तभी अपने आप एरर बनने लगेगा। ठीक है, और मैं हर रूल के साथ आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे हम लोग। अपना ख्याल रखिए।